हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र कबीर एंड वेलकम टू जीके लर्निंग पॉइंट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आनुवंशिकता और वातावरण को पढ़ने वाले हैं। आनुवंशिकता को वंशानुक्रम भी कहते हैं। तो चलिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को यानी आनुवंशिकता और वातावरण को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आनुवंशिकता कहते किसे हैं। तो आनुवंशिकता वह गुण है जो माता और पिता के द्वारा बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। मतलब वह सारे गुण जो एक बच्चे को उसकी माता और उसके पिता से विरासत के रूप में मिल जाते हैं, वही जो है आनुवंशिकता कहलाती है। तो आनुवंशिकता वह गुण है जो एक बच्चे को उसके माता पिता से विरासत में मिलती है। विरासत में जैसे बच्चों को आपने देखा होगा कि विरासत में बहुत सी चीज़ें मिल जाती है। जैसे अगर माता पिता की जो है घर है, जायदाद है, ज़मीन है, ये सारी चीज़ें बिना प्रयास किए, बिना कुछ किए धरे ही बच्चों को ऑटोमेटिक मिल जाती है। तो उसी तरह आनुवंशिकता भी बिना कोई प्रयास किए सब कुछ जो है ऑटोमेटिक माता पिता से जो है मिल जाती है। जैसा जो है गुण माता पिता का रहेगा वो चीज़ बच्चों में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, आइए जो है इसको जो है और अच्छे से देखते हैं। तो आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक या मानसिक गुण संतान में स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र होते हैं। तो आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण जो है बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, उसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे रंग, ठीक है, जैसा जो है माता पिता का रंग रहेगा उसी तरह बच्चों का भी रंग होता है। आपने भी अपने आसपास पड़ोस में देखा होगा। और रूप, जिस प्रकार का जो है कदकाठी माता पिता का रहता है उसी प्रकार का जो है बच्चों का भी कदकाठी रहता है। लंबाई, जैसी जो है माता पिता अगर जो है लंबे हैं तो बच्चा भी जो है लंबा होगा, और अगर जो है माता पिता छोटे हैं, छोटे कद के हैं, तो बच्चा भी छोटे कद का होगा। यहाँ तक कि आँखों का कलर भी जो है लगभग जो है मिलता जुलता रहता है माता पिता से। नाक का शेप हुआ, बालों का प्रकार और जो है बुद्धि, जितने समझदार जो है माता पिता रहेंगे उतना ही जो है बच्चा में भी जो है वही गुण आता है। आपको बता दें कि आपने देखा होगा बहुत से जो है बच्चों के माता पिता में से अगर पिता का बाल झड़ गया है, जो है टूट के ख़त्म हो गया है, तो बच्चों का भी जो है बाल जल्दी ही जो है टूटने लगता है। अंत में जो है उनका भी बाल जो है टूट जाता है, क्योंकि एक आनुवंशिकी लक्षण होता है। तो आनुवंशिकता वह गुण है जिसके साथ एक व्यक्ति या एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, और यह गुण फिक्स होता है, स्थिर होता है। इसी को स्टैटिक भी कहते हैं। मतलब आनुवंशिकता को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि ये फिक्स होता है, स्थिर होता है। आपके माता पिता से यही गुण मिला है, इसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। तो आनुवंशिकता वह गुण है जो एक बच्चे को उनके माता पिता से मिलता है विरासत में, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, वातावरण क्या होता है। तो वातावरण वह प्राकृतिक संसार है जिसमें लोग, पशु पक्षी और पौधे रहते हैं, ठीक है। मतलब इससे ये है कि हमारे चारों तरफ की सारी चीज़ें वातावरण हैं, बस जीन्स को छोड़ के, ठीक है। जीन्स को अगर छोड़ दें तो जितनी भी चीज़ें हैं सब वातावरण के अंतर्गत आती हैं। वो चाहे आपका जो है घर हो, ठीक है, आपके अगल बगल का जो है पेड़ पौधे हों, आपका जितने भी जो है प्राकृतिक संसाधन हैं, या फिर जो है परिवार है, पड़ोस है, भोजन है, पोषण है, स्कूल है, ये सारी चीज़ें आपका इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो जैसे इसका जो है एग्जाम्पल दिया है
कि वातावरण में जैसे घर, परिवार, पोषण, पड़ोसी, स्कूल एवं ट्रेनिंग, ये सब जो है आपका वातावरण का जो है हिस्सा है। आपको जो है एकदम सटीक बता दें कि बस जीन्स को छोड़ के आपका जो भी चीज़ें होती हैं सब वातावरण का जो है आपका पार्ट है। क्योंकि जीन्स तो आपको आपके माता पिता से जो है मिलते हैं, और उसी को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें आपकी आती हैं वो सब वातावरण का हिस्सा है। और वातावरण आपका परिवर्तनशील है, ठीक है। वातावरण परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, डायनामिक है। क्योंकि अगर आप चाहें, आज आप अगर गांव में रह रहे हैं, अगले पल चाहें अगले दिन आप जो है शहर में चले गए तो आपका वातावरण बदल गया, मतलब परिवर्तित हो गया। आज अगर आप इंडिया में हैं, अगले दिन आप अगर अमेरिका में चले जा रहे हैं तो आपका वातावरण बदल गया, मतलब वातावरण जो है परिवर्तनशील है। जिस तरह आपका आनुवंशिकता फिक्स थी, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, उसी तरह वातावरण जो है इसमें चेंज पॉसिबल है, इसमें जो है चेंज हो सकता है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि वातावरण का मतलब ये होता है, इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि आपके चारों तरफ की जो सारी चीज़ें जिससे आप घिरे हुए हैं वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट है, वातावरण है, ठीक है। आइए देखते हैं कि जो है वातावरण का जो है आपके लाइफ में या फिर आनुवंशिक का आपके लाइफ में क्या रोल है। तो आनुवंशिकी को यानी हेरिडिटी को प्रकृति भी कहते हैं, ठीक है। और आपका जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको पोषण कहते हैं। तो इसका एक विवाद हमेशा बना रहता है, प्रकृति और पोषण का विवाद। अंग्रेजी में इसे को नेचर नर्चर डिबेट कहते हैं। तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आपकी जो प्रकृति है वो मेन है, मतलब आपका जो है आनुवंशिक की जो हेरिडिटी है वो मेन है। और बहुत लोगों का मानना है कि इन्वायरमेंट यानी पोषण, नर्चर जो है आपका मेन है। लेकिन आपको बता दें कि इसके लिए एक वुडवर्थ का जो है कथन है कि आपका जो विकास है वो विकास जो आपका है आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। आपका जो विकास है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। इस टॉपिक से परीक्षा में कई बार प्रश्न आए हैं। जैसे जो है क्वेश्चन ये देता है कि विकास है और ऑप्शंस में देगा कि विकास जो है आनुवंशिकता और वातावरण का, यहाँ पे जो है प्लस कर देता है योग है। तो आपको बता दें कि जो है जो विकास है योग नहीं गुणनफल है, योग नहीं गुणनफल है आनुवंशिकता और वातावरण का। और जो है अगले ऑप्शंस में कह देता है कि आपका आनुवंशिकता जो है 50% है, वातावरण 50% है, मतलब आधा आनुवंशिकता जो है जरूरी है, आधा वातावरण जरूरी है, एक जो है मानव के विकास के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मानव के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए किन्हीं पक्षों में आनुवंशिकता ज़्यादा जो है रहती है जो है प्रभावी, और किन्हीं पक्षों में वातावरण जो है इन्वायरमेंट ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो है आपका न सिर्फ आनुवंशिकता ही जो है केवल इम्पॉर्टेंट है जो है डेवलपमेंट के लिए, और न केवल जो है पोषण ही, दोनों का जो सम्मिलित जो है रूप है, ठीक है। आनुवंशिकता और वातावरण का जो सम्मिलित जो है रूप है, दोनों का जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है, वो इम्पॉर्टेंट है एक बालक के, एक व्यक्ति के विकास के लिए। चूँकि आपका जो आनुवंशिकता है, हेरिडिटी है, वो आपके माता पिता के जीन्स से मिले हैं और वो तो बदलना संभव नहीं है। वो मतलब आपके जो है फिक्स है, जीन्स आपके फिक्स हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो जो इन्वायरमेंट है वो तो चेंज हो सकता है, वो परिवर्तित हो सकता है, आपका जो पोषण है वो परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को एक अच्छा माहौल दिया जाए, एक अच्छा लर्निंग वाला इन्वायरमेंट दिया जाए, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ पे बच्चे का जो है अच्छा विकास हो पाए, अच्छी चीज़ें सीख पाए। तो बालक के विकास में दोनों, जितना जो है आनुवंशिकता का महत्व है उतना ही वातावरण का महत्व है। तो बढ़ते हैं अब आगे। आइए देखते हैं कि बच्चा अगर जब पैदा होता है तो उसको जो है क्या क्या प्रक्रियाएं हैं और कैसे कैसे जो है बच्चे का जो है सारा सब कुछ प्रोसेस है। तो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, मतलब गर्भाधान के समय, द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स
कॉज फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ठीक है। मतलब गर्भाधान के समय जो है पिता और माता से जो उनके जर्म सेल्स होते हैं, पिता से जो है स्पर्म और जो है माता से जो है एग्स जो होता है, दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन के थ्रू ओवम जो है, ओवम का जो है फर्टिलाइजेशन होता है। और उसके बाद जो फर्टिलाइज एग होता है, जो एग होता है उसी को हम जाइगोट कहते हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि जैसे माता है, माता के जो है बॉडी में एग्स बनते हैं, माता जो है माता की बॉडी में एग्स बनते हैं, मतलब एग बनते हैं ये माता की बॉडी में। अब पिता के बॉडी में स्पर्म होता है, ये स्पर्म होता है, ठीक है। तो स्पर्म जो होता है वो आके जो है एग से क्रिया करता है, ठीक है। कॉन्सेप्शन यानी गर्भाधान के टाइम पे जो मेल होता है, मेल होते हैं मतलब जो है पिता होते हैं, उनका जो स्पर्म होता है और माता का जो है एग्स होता है, दोनों क्रिया करके जो है ओवम का जो है मतलब जो एग होता है, जो स्पर्म एग को जो है फर्टिलाइज कर देता है और फर्टिलाइज जो एग होता है उसी को जो है जाइगोट कहते हैं, ठीक है। और इसी जाइगोट से बच्चे का जो है निर्माण होता है। और ये जो जाइगोट होता है इसको जो है हिंदी में युग्मनज कहते हैं। जो ये जाइगोट होता है इसमें जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जाइगोट है 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं। हम आपको कहेंगे कि आप जो है अंग्रेजी में ही टर्म्स को याद करें क्योंकि हिंदी के टर्म्स काफ़ी टफ होते हैं। तो जाइगोट्स हैज़ 46 क्रोमोसोम्स एंड दीज आर 23 पेयर्स, मतलब जो है 46 गुणसूत्र होते हैं एक जो है व्यक्ति में, और ये जो है जोड़ों में होते हैं, ये जोड़ों में होते हैं। तो यानी जो है 23 जोड़े होते हैं, 23 दूनी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। सारे क्रोमोसोम्स जोड़े में होते हैं। एंड 22 जो है आपके जो 22 पेयर्स आर सेम इन मेल एंड फीमेल्स, मतलब 22 जोड़े जो क्रोमोसोम्स के होते हैं गुणसूत्र के वो सेम होते हैं, वो समान होते हैं मेल में भी और फीमेल में भी। एंड 23rd नंबर पेयर डिसाइड द सेक्स ऑफ बेबी, मतलब जो 22 जो है आपके क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र हैं, वो जो है महिला और पुरुष में समान होते हैं। और जो 23वां नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है वही डिसाइड करता है कि बच्चे का लिंग क्या होगा, मतलब बच्चा होगा या बच्ची होगी। वो डिसाइड ये करता है कि जो है लड़का होगा कि लड़की होगी, वो 23वें नंबर का जो पेयर है वही डिसाइड करता है। तो जो 22 जो आपके गुणसूत्र हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, वो तो सेम होते हैं। तो इन 22 जो सेम गुणसूत्र हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं, ठीक है। तो 22 गुणसूत्र जो समान होते हैं इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। और जो क्योंकि ये जो है सेम होते हैं इसलिए ऑटोसोम्स मतलब सेम होते हैं। और जो 23वें नंबर का जो आपका गुणसूत्र होता है वो हेटेरोसोम होता है, मतलब भिन्न होता है। हेटेरोजीनस पढ़े हैं ना कि जो है भिन्न वाला, तो ये जो है भिन्न होने की वजह से, अलग होने की वजह से इसको हेटेरोसोम कहा जाता है। और ये जो 23वां गुणसूत्र होता है यही सेक्स डिटरमिनेंट गुण होता है, मतलब जो है बच्चा होगा कि बच्ची, यही 23वें गुण से जो है डिसाइड होता है। क्योंकि 22 गुण तो माता पिता में सेम है, 23वां जो है अलग होता है। आइए देखते हैं कि कैसे जो है ये अलग होता है और कैसे जो है कब बच्चा होता है, मतलब कब लड़का होता है कब लड़की होती है। तो जो माता होती हैं, जो मदर होती हैं, उनमें जो है XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जो पिता होते हैं, पिता में जो है XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। माता में जो है XX क्रोमोसोम्स और पिता में XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो माता का जो है, अगर मान लीजिए गर्भाधान के टाइम पे जो है माता और पिता हैं, अगर माता से जो है आपका X क्रोमोसोम्स आया और पिता से भी जो है X क्रोमोसोम्स आ गया, और दोनों जो है XX क्रिया करके मतलब अब यहाँ पे जो है XX हो गया, मतलब जो है यहाँ जो है फीमेल होगा, यहाँ पे फीमेल चाइल्ड होगी यानी गर्ल होगी, ठीक है, यहाँ पे फीमेल होगी। और अगर जो है माता से जो है X क्रोमोसोम्स जो है अगर 23वां निकला और पिता से जो है Y क्रोमोसोम्स निकला, तो यहाँ पे जो गुणसूत्र बनेगा वो आपका XY बनेगा, मतलब यहाँ पे जो है बेबी बॉय होगा, ठीक है। तो आप तो अब समझ ही गए होंगे कि अगर आपको जो है क्रोमोसोम्स जो आपके 23वें नंबर के क्रोमोसोम जो क्रिया करते हैं
उसमें जो है पिता के ही जो है क्रोमोसोम से डिसाइड होता है, निर्णय होता है कि जो है लड़का होगा कि लड़की, क्योंकि माता का तो जो है क्रोमोसोम्स तो जो है फिक्स है कि जो है यक्स ही है, मतलब उसमें से तो यक्स ही आना है, ठीक है। लेकिन पिता का जो क्रोमोसोम्स है यक्स वाई है, उसमें से अगर यक्स क्रोमोसोम्स आया तो यक्स क्रिया करके आपका जो है यक्स क्रिया करके वो जो है यक्स का ही निर्माण करेंगे। मतलब अगर माता से यक्स आया और पिता से भी जो है यक्स आ गया तो दोनों मिलके यक्स जो है लड़की ही पैदा होगी, फीमेल चाइल्ड ही होगी। लेकिन अगर जो है माता से यक्स और पिता से जो है वाई आ गया तो फिर जो है यक्स वाई मिलके जो है लड़के का जो है यानी बॉय जो है निर्माण होगा। अब इतना आप समझ गए होंगे, तो बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब जो है सेम दिखने वाले, समान दिखने वाले जो है जुड़वा बच्चे, ठीक है। और दूसरा होता है फ्रेटर्नल ट्विंस, मतलब असमान दिखने वाले जो है ट्विंस, मतलब जुड़वा बच्चे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप फ्रॉम द सेम एग एंड स्पर्म, मतलब ये है कि जो आइडेंटिकल प्रकार के ट्विंस होते हैं वो जो है सेम जो एक ही एग से रहता है, जैसे एग है, ठीक है, ये आपका एग हो गया जो है जो फीमेल से निकलता है, और इस एग के साथ साथ आपका मान लीजिए ये एग हो गया फीमेल से, और ये आपका स्पर्म हो गया, ठीक है। तो स्पर्म और एग अगर जो है ये स्पर्म आके एग से क्रिया करेगा, और क्रिया करने के बाद जब जायगोट का निर्माण हो जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब दो पार्ट में टूट जाता है, और जो है एक ही आपके प्लेसेंटा में जो है दोनों पार्ट जो है रहते हैं, और उसके बाद जो है ये दो बेबी बन जाते हैं। तो ये एक ही जो एक के टूटने से आपका बच्चा जो है बना है। इस वजह से यहाँ पे जो बच्चे का जो है सेक्स होगा, मतलब लिंग होगा, वो सेम होगा। मतलब अगर जो है बच्चा बच्ची है, अगर बच्चा है मतलब लड़का है तो जो है दोनों लड़का ही रहेंगे, अगर लड़की है तो दोनों लड़कियां ही रहेंगी। जैसे आपको जो है यहाँ जो है आपको फ़ोटो में दिखा दें, यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो है ये सेम एग है, ठीक है, सेम एग है, और यहाँ पे जो है स्पर्म आके जब क्रिया किया तो जो है दोनों जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और जो है दोनों जो है सेम प्रकार के जो है बच्चे बनेंगे, और जो बच्चे रहेंगे दोनों का जो है लिंग सेम रहेगा, और दोनों का सेम लुक भी रहेगा, ठीक है। जो लुक होगा, जो उनका चेहरा होगा, जो उनकी दिखावट होगी, बॉडी की बनावट होगी, वो भी जो है सेम रहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिकल ट्विंस में जो है डेवलप फ्रॉम सेम एग, मतलब एक ही एग से जो है आइडेंटिकल ट्विंस जो है डेवलप होता है, बस क्या होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और इस प्रकार के जो है जब इस प्रकार की क्रिया होती है तो जो बच्चा बनेगा, जो दोनों बच्चे रहेंगे वो सेम जो है उनका जेंडर सेम रहेगा, दोनों का लिंग सेम रहेगा, और दोनों का जो है शरीर की बनावट दिखावट सब कुछ जो है सेम रहेगा, ठीक है। आते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, मतलब असमान दिखने वाले जुड़वा बच्चे, ठीक है। तो असमान दिखने वाले जुड़वा बच्चों में ये होता है कि यहाँ पे दो एग्स रहते हैं, ठीक है, दो एग्स रहते हैं फीमेल के, और दो स्पर्म आके क्रिया करते हैं, ठीक है। दो एग्स रहते हैं, दो स्पर्म आके क्रिया करते हैं, और डबल प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। जो है दो एग्स हैं, ठीक है, और दो स्पर्म आके क्रिया कर रहे हैं, डबल प्लेसेंटा का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। देखिए फ्रेटर्नल ट्विंस डेवलप फ्रॉम टू सेट्स ऑफ एग्स, मतलब जो है अंडों का जो है दो सेट होता है, ठीक है, एंड स्पर्म, और स्पर्म का भी जो है आपका दो सेट होता है, ठीक है। दोनों जो है अब क्रिया से जो है दो बच्चे बनते हैं। तो इस तरह के जुड़वा बच्चों को हम क्या कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सेक्स में भी सेम, मतलब सेक्स जो है सेम हो भी सकता है, जैसे जो है दोनों का सेक्स जो है सेम हो सकता है, लड़कियां हो सकती हैं, और दोनों का सेक्स सेम नहीं भी हो सकता है, और नॉट, ठीक है, मतलब जो है लड़की लड़का भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका फ्रेटर्नल ट्विंस है, मतलब जो है असमान दिखने वाले जुड़वा बच्चे हैं, तो वहाँ पे आपका जो है दो सेट्स जो है एक के जो है दो सेट्स होते हैं, मतलब दो एक से जो है दो स्पर्म क्रिया करते हैं। वहाँ पे आपका जो है
अलग अलग जो है प्लेसेंटा का निर्माण होगा। तो वहाँ पे आपका जो है बच्चों का जो है लिंग जेंडर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों हो सके तो जो है लड़की लड़की हो, ठीक है, या दोनों जो है लड़के लड़के भी हो सकते हैं, या फिर जो है एक जो है लड़की हो और एक लड़का हो। तो अब आप जो है जुड़वा बच्चे हमारे हिसाब से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ दीजिएगा, आपके लिए स्पेशल डाउट सेशन ले लिया जाएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में जो है अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट जो है ज़रूर करें, ठीक है, अपनी राय ज़रूर दें, ताकि जो है आगे हम और जो है बेहतर करने के लिए मोटिवेट रहें। बढ़ते हैं, अब जो है आपका आनुवंशिकता से रिलेटेड कुछ जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। आइए उन सिद्धांतों को देखते हैं। तो जो है कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें जो है सबसे मेन सिद्धांत है ग्रेगर जॉन मेंडल का, ठीक है। तो ग्रेगर मेंडल ने जो है इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले आनुवंशिकता पे प्रयोग किया था, ठीक है। आनुवंशिकता का जो है प्रयोग करके इन्होंने आनुवंशिकता पे नियम देने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो है ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्हीं इसी वजह से इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। और इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था, ठीक है, मटर के दानों पे इन्होंने प्रयोग किया था। इनके बागीचे में जो है खूब ढेर सारे जो है कई जो है हज़ारों प्रकार के जो है मटर की प्रजातियां लगाई गई, और उसमें जो है उन्होंने देखा कि जो है मटर के जो है पौधों में जैसा एक बार का पौधा है, अगली बार जब दूसरा सीजन आया फिर जो है उसी के जो है जब उसी मटर को फिर से लगाया गया तो सेम उसी तरह के बच्चे जो है मतलब उसी तरह के उसके जो है मटर के दाने फिर से हुए। तो मतलब इससे इन्होंने आनुवंशिकता के नियम को निर्धारित किया था, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है सबसे पहले आनुवंशिकता का जो है प्रयोग करने की कारण ही आनुवंशिकता पर इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन कई बार जो है सीटेट में आ चुका है। बढ़ते हैं, अगला जो सिद्धांत है बीजमैन का सिद्धांत। बीजमैन का सिद्धांत है कि इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर कंटिन्यूअसली चलता रहता है। मतलब ये है कि जो माता पिता होते हैं उनके द्वारा जो बीज कोष होता है, मतलब उनके जो गुण होते हैं, वो जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार चलता रहता है, वो कभी खत्म होता ही नहीं है। अगर जो है जैसे अगर आप देख रहे होंगे किसी के दादा दादी हैं, उनका गुण उनके माता पिता में आया, फिर उसके बाद जो है उसमें आया, फिर उनके बच्चों में वो गुण जाएगा। मतलब आनुवंशिकता में जो है जो एक गुण है वो हमेशा चलता रहता है, वो जो है कंटिन्यूअसली लगातार रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो सारे गुण जो है ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। चाहे वो गुण हो अवगुण हो, आनुवंशिकता में आपको बता दें कि जो बीमारी है वो भी ट्रांसफ़र होती है। विरासत में सारी चीज़ें मिलती हैं ना, तो विरासत में जो है गुण तो मिल ही रहे हैं, अगर बीमारियां भी हैं तो आनुवंशिकता में बीमारियां भी मिल जाती हैं। लेकिन अब तो प्रेजेंट टाइम में जो है ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं, जो है दवाएं हैं, जिससे आपको जो है रोका जा सकता है उन बीमारियों को। जैसे माता पिता को अगर कोई दिक्कत है तो बच्चे में वो दिक्कत ना आए उसके लिए दवाई हो सकती है, लेकिन आनुवंशिकता के गुण के अनुसार, नियम के अनुसार अगर कोई प्रिकॉशंस ना अपनाया जाए तो अगर माता पिता में कोई बीमारी है तो बच्चे में जो है आनुवंशिकी गुण के तहत, जीन्स के तहत, उनकी जो है आनुवंशिकता के तहत वो गुण जो है वो बीमारी भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उसी प्रकार बीजमैन ने कहा है कि माता पिता का जो बीज कोष है वो कभी खत्म होता ही नहीं है, बस वो दर पीढ़ी आगे जो है बढ़ता रहता है। अब बढ़ते हैं, अगला जो सिद्धांत है प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, इससे जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस सिद्धांत में है, इसको जो है प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो तेज बुद्धि वाले माता पिता से कम बुद्धि वाले बच्चों का जन्म होना, या कम बुद्धि वाले माता पिता से तेज बुद्धि वाले बच्चों का जन्म होना। आपने देखा होगा कई बार जो है अपने आसपास पड़ोस में देखा होगा कि जो है माता पिता बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और जो है उसके बाद जो बच्चा हुआ वो एकदम बिल्कुल डम, एकदम जो है गंवार टाइप का पैदा हो गया। तो जब माता पिता से जो है विपरीत गुणों का जो है उनका बच्चा उत्पन्न हो जाए, जब माता पिता से विपरीत गुणों का बच्चा उनका पैदा हो,
तो उसको जो है प्रत्यागमन का सिद्धांत कहा जाता है। उसी को रिग्रेशन कहा जाता है, उसी को प्रत्यागमन कहा जाता है, उसी को रिग्रेशन कहा जाता है, जब जो है माता पिता से विपरीत कुलों का बच्चा पैदा हो जाए। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत माता पिता बहुत गोरे हैं लेकिन बच्चा जो है एकदम काला सा हो गया, या फिर माता पिता जो है काले हैं, बच्चा एकदम गोरा, एकदम जो है एकदम दूध सा सफ़ेद हो गया। तो जहाँ पे जो है एकदम उल्टा हो जाए, माता पिता कुछ और हो और उसका विपरीत एकदम जो है बच्चे हो जाएं, उसी को जो है रिग्रेशन कहते हैं, उसी को जो है प्रत्यागमन कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो है प्रत्यागमन का मतलब होता है कि जो है माता पिता के ठीक विपरीत गुणों वाला जो है बच्चा पैदा होना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला है, यही आखिरी सिद्धांत है, गाल्टन का सिद्धांत। इनके अनुसार कुछ बच्चों में पिछली पीढ़ी के गुण स्थानांतरित यानी ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे दादा दादी से। ठीक है, तो गाल्टन का कहना है कि पिछली पीढ़ी जो है, बहुत लोगों का देखा जाता है कि बच्चा हुआ है माता पिता से मैच ही नहीं कर रहा है, बच्चा है माता पिता के जैसा है ही नहीं, वो कुछ अलग ही लुक है। तो हो सके वो उसके जो है पिछली पीढ़ी के गुण उसमें आ गए, हो सके उसके दादा दादी के गुण आ गए हों, या उनके जो है पूर्वजों का गुण, मतलब आनुवांशिकता में पूर्वजों का गुण आता है। जैसे बीज मैन ने कहा कि बीज तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, जो मतलब पूर्वजों का विरासत वाले गुण है वो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो हो सके कोई ज़रूरी नहीं है कि माता पिता के ही गुण आपको विरासत में मिले, आपके दादा दादी के भी गुण आपको विरासत में मिल सकते हैं, या उनसे पीछे के भी जो पीढ़ी है उसके भी गुण विरासत में मिल सकते हैं। तो ही गाल्टन जो है कहते हैं कि कुछ बच्चों में पिछली पीढ़ी के गुण आ जाते हैं। ठीक है, और जो है गाल्टन के इस सिद्धांत को जीवगणना सिद्धांत कहा जाता है। गाल्टन के इस सिद्धांत को जीवगणना सिद्धांत कहा जाता है, यानी बायोमेट्रिक थियरी कहा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।